आगे द्वारा लिखित एक और कहानी अभिशापित। सुनिएगा। अंगारे लाल लाल चमक रहे थे, किंतु फिर भी छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति जाड़े से कांप रहा था। रात बहुत बीत गई थी। उस झोपड़ी में दिया तक नहीं जल रहा था। अंगारों के क्षीण किंतु अरुण आकाश प्रकाश में झोपड़े में पड़ी हुई प्रत्येक वस्तु ने एक अद्भुत अलौकिक रूप धारण किया था। एक कोने में पड़ी हुई थाली ऐसी चमक रही थी मानो निशाचर अपनी आरक्त आंखें खोले किसी शिकार की प्रतीक्षा में बैठा हो, और दूसरे कोने में शायद कपड़ों का एक गट्ठड़ पड़ा था। बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी। छप्पर से कभी कभी थोड़ा सा पानी अंदर चू पड़ता था। वह जहाँ गिरता वहाँ एक धब्बा सा पड़ जाता। लाल प्रकाश में वह रक्तकुंड सा प्रतीत होने लगता। झोपड़े में बैठा हुआ व्यक्ति चौंक कर उसकी ओर देखता, फिर अपने विचारों में लीन हो जाता। उस व्यक्ति के शरीर पर एक फटी कमीज और एक पजामे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। क्षण भर वह निस्तब्ध बैठा रहता, फिर एक दीर्घ निश्वास छोड़कर कांप उठता और आग की ओर सरक जाता। रात्रि की निविड़ता बढ़ती जा रही थी और अंगारों का प्रकाश क्षीणतर होता जाता था, किंतु वह व्यक्ति आग की ओर विस्मय विस्फारित नेत्रों से देखता हुआ बैठा था और उसमें एक भयानक अरुण दीप्ति कांप रही थी। उसमें अमानुषिकता का, उदासीनता का और जड़ता का एक विचित्र भाव था, जैसे हिमघर में ठिठुरते हुए भूखे एकाकी भेड़िए की आंखों में होता है। अंगारों की दीप्ति राख से धीरे धीरे आवृत होती जाती थी, किंतु उस व्यक्ति के हृदय में शायद कोई भार उठता जा रहा था। उसका झुका हुआ शरीर ठिठुरने पर भी धीरे धीरे सीधा हो रहा था। ऐसा व्यतीत होता था मानो उसके अंदर कोई घोरतम परिवर्तन हो रहा, और उसकी टक्कर की चोट से, उसकी प्रतिक्रिया से उसका हृदय कंपित हो गया हो। एकाएक उसके जड़ प्राय शरीर में स्फूर्ति आ गई। उसने अंगारों को हिलाकर पुनः दीप्ति कर दिया। झोपड़े में फिर प्रकाश हो गया। वह व्यक्ति धीरे धीरे मंत्र के उच्चारण की तरह कुछ कहने लगा। तुम अविश्वस्त हो, तुम संदिग्ध हो, तुमने एक कार्य में हाथ बटाया था, किंतु तुम अयोग्य गिने गए और तिरस्कृत कर निकाल दिए गए। तुम विश्वास के अपात्र हो, तुम्हारे मुंह पर कालिक पुत गई है। अब तुम कभी भी उस महान कार्य में भागी नहीं हो सकते। तुम जहां जाओगे मृत्यु की छाया की तरह अपरिहार्य ये कलंक तुम्हारा पीछा करेगा कि तुम पर लोग विश्वास नहीं कर सके। तुम भ्रष्ट प्रतिम की तरह कलंकित, अभिशापित 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 हो। एकाएक झोपड़े के कोने में पड़ा वह गट्ठर हिला। उसमें से एक मुख, एक स्त्री मुख बाहर निकल आया। एक चिंतित स्नेह प्लावित स्वर ने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? अब सो जाओ। वह व्यक्ति चौंका और उस गट्ठड़ की ओर देखकर क्षण भर चुप खड़ा रहा। फिर उसने कहा, उसकी वाणी में वेदना और प्रेरणा का विचित्र सा मिश्रण था, यहाँ आओ। वह कपड़ों की गट्ठड़ उठाकर और पास आया। उसने स्नेह भाव से एक हाथ उस व्यक्ति के कंधे पर रख दिया और बोला, क्या है लियांग? देखो शवा, हम विश्वास के योग्य नहीं समझे गए और इसी से मैं क्रुद्ध होकर यहाँ चला आया, पर यह अविश्वास असह्य है। मैं तुम्हारे आगे इस आग को साक्षी करके प्रण करता हूँ कि अपने को विश्वास के योग्य सिद्ध करूंगा, नहीं तो अपने देश न लूटूंगा, न अपना ही नाम धारण करूंगा, और शैवा तुम मेरी एकमात्र सहायक होगी। शैवा ने अपना सिर धीरे से लियांग के कंधे पर रख दिया। कुछ उत्तर न दे सकी। कहीं से रोने का अत्यंत अस्फुट स्वर सुन पड़ा। थोड़ी देर में आग बुझ गई। हाकाऊ नगर में अंधकार फैला था। नगर के मुख्य चौक में बहुत भीड़ थी। स्त्री पुरुष बच्चे एकत्र हो रहे थे और बीच में कहीं कहीं कीच से लथपथ फटी वर्दियां पहने कुछ सशस्त्र और अनेक निहत्थे सैनिक चिल्ला रहे थे। दूर क्षितिज के ऊपर मलिन सी लाल ज्योति थी और उसमें से धुएं के पहाड़ से उठ रहे थे। आकाश में काले काले बादल छाए थे। कभी कभी कोई भूखे शेर की तरह गुर्रा उठता था। हवा नहीं चल रही थी, किंतु वातावरण में मानो दबी हुई विद्युत के कंपन का अनुभव होता था, और नागरिकों की वह भीड़ चिंतित होकर उस लाल दीप्ति की ओर देख रही थी। सैनिक चिल्ला रहे थे, वह है हमारा संकेत, क्रांति क्रांति। चौक के आसपास के घरों से शोर हो रहा था, मारो मारो, भूखी प्रजा की जय हो। किंतु प्रजा निस्तब्ध खड़ी थी। वह केवल चिंतित दृष्टि से उस रक्त संकेत की ओर देख रही थी। उसका पूरा आशय उसके उन्मत्त मस्तिष्क के अंदर अभी तक नहीं समा पाया था। बादल गरज रहे थे। अग्नि का क्षीण धू धू शब्द सुन पड़ रहा था।
वातावरण कांप रहा था। सैनिक क्रांति का आह्वान कर रहे थे, पर प्रजा एक बुझी चिता की तरह, एक मूर्छित कामना की तरह, फालिज मारे जड़मती मस्तिष्क की तरह, एक निराकार, निरीह, संज्ञाहीन किंतु अशांति से उत्क्षिप्त प्रेत की तरह विमूढ़ निस्तब्ध खड़ी थी। किंतु उस निराकार शून्य से कोई भावना जानने को हो रही थी। उस मृत सागर में कोई निश्चय प्रस्फुटित हो रहा था। फौलाद की तरह अभेद्य उस कोपड़ी में व्यथा ज्योति की किरण धीरे धीरे प्रविष्ट हो रही थी। फौलाद की तरह वह तंद्रा सहसा टूट गई। अंतर्दीप्ति सहसा धधक उठी। पुरुष जागे, स्त्रियां जागी, श्रमिक जागे, नागरिक जागे, सोता हुआ एक समूचा राष्ट्र सहसा जाग उठा और गर्जा क्रांति। वह निरुद्देश्य समुद्र एकाएक किसी अदृष्ट प्रेरणा से एक ओर उमड़ पड़ा, उसी लाल दीप्ति की ओर। चौक खाली हो गया। केवल एक और दुकान के आगे 10-12 व्यक्ति रह गए। उनके मुख पर चिंता थी और साथ ही किसी महान उद्देश्य की आभा भी, और वे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, बंधुओं, कॉमेट ताड़ की यह सभा आज एक महत्वपूर्ण कार्य का निर्णय करने को सम्मिलित हुई है। आप जानते ही होंगे कि लियांग चेचाओ, जिनकी विद्वता और सद्बुद्धि पर हमें इतनी आशाएं थी, आज के कार्य के लिए, ये कहते हुए उसने लाल दीप्ति की ओर इंगित किया, संचालक नियुक्त किए गए हैं। किंतु कुछ दिनों से ये प्रेरित हो रहा था कि वह काम समुचित रूप से नहीं करते। पिछली सभा में इसकी आलोचना भी हुई थी। श्रोता उत्सुक होकर सुन रहे थे। एक बोल उठा, उन पर जो आक्षेप किया गया था वह अनुचित था, वह सर्वथा। पहला ही व्यक्ति अधिकारपूर्ण स्वर से बोला, आप ध्यान से सुने, मुझे रोके नहीं। 2-3 और व्यक्ति भी बोले, प्रधान की बात सुनो। उस समय कुछ लोगों के मन में ये भाव था, अब भी है, कि लियांग का कथन ठीक था और इस कार्य का उपयुक्त अवसर नहीं आया था। किंतु अब जो नई घटना हुई है उससे प्रतीत होता है क्या कि आक्षेप झूठा नहीं था। लियांग कल सांधे से लापता है। उनकी बहन भी, कहा जाता है कि वे मंचूरिया की ओर भाग गए हैं। जिस व्यक्ति ने आक्षेप किया था वह बोला, सच? फिर सिर झुकाकर बैठा रहा। क्षण भर तक कोई नहीं बोला। फिर प्रधान ने कहा, जो कायर सिद्ध होते हैं, विश्वास के अपात्र होते हैं, उनकी विद्वता किस काम की? उनके लिए दुख या संवेदना न होनी चाहिए। वे राष्ट्र के शत्रु हैं। राष्ट्र की आह उन्हें लगेगी, अभिशाप की तरह मृत्यु पर्यंत उनका पीछा करेगी। किसी ने कहा, हमें अपने बंधुओं को सूचित कर देना चाहिए। सब बोल उठे, हाँ अवश्य। वर्षा होने लगी। सब लोग उठ खड़े हुए। प्रधान ने कहा, मैं सूचना दे दूंगा। लोग चले गए। केवल प्रधान वहां खड़ा रह गया। एक बार चारों ओर देखकर विचारपूर्ण स्वर से वह बोला, लियांग, कितना भीषण कार्य मैं कर रहा हूँ, पर मैं बाध्य हूँ। क्या करूँ? तुम मेरे मित्र थे, पर मैं क्रांति का दास हूँ। और शैवा, तुम एक कायर की बहन थी। नहीं तो अब क्रांति के अभिशाप के आगे मैं। दूर पर एक धड़ाका हुआ। वह लाल दीप्ति एकाएक फटकर आकाश में बिखर गई। क्षण भर आकाश धधकते हुए लाल तारों से भर गया। फिर अंधकार, बादलों की गुर्राहट, प्रजा का कोलाहल, क्रांति के उपकरण। बहन, तुमने सुना? क्या हुआ? युवान शिकाई को सम्राट ने वापस बुला लिया है और राष्ट्र का सेनापति नियुक्त किया है। प्रातःकाल का समय था। जापान के सुंदर प्रदेश में फ्यूजियामा की छाया में सारा गांव मानो सुख स्वपन ले रहा था। बाल रवि की किरणों में फूलों के समुद्र हंस रहे थे। दूर के घरों में, प्रांगण में कहीं कहीं मयूरों के जोड़े धीरे धीरे आपस में चोंच रगड़कर अपना स्नेह व्यक्त कर रहे थे। किंतु उस घर का रूप और घरों से भिन्न था। वह कच्चा था, उसका प्रांगण बहुत छोटा और पुष्पविहीन था। घर स्वच्छ था, किंतु उसमें कहीं भी अलंकार का कोई चिन्ह न था। प्रांगण में 2 व्यक्ति खड़े थे। दोनों साधारण श्रमिकों के कपड़े पहने थे और पुरुष के हाथ में एक बैत सा था, जिसका सहारा लेकर वह खड़ा था। पास में वह स्त्री खड़ी थी। उसके हाथ मिट्टी में सने थे। उसके मुख पर विचारशीलता का भाव था। कुछ रुक कर वह बोला, मालूम होता है अब सम्राट का पतन शीघ्र हो जाएगा। क्यों? जब एक व्यक्ति अविश्वसनीय कहकर निकाल दिया जाए, तब उसे अकारण बुलाना कमजोरी है। हाँ, और भी समाचार है। क्या? हाकाओ में घोर संग्राम हो रहा है, किंतु क्रांतिकारी पीछे हट रहे हैं और उनके प्रधान वू सुंग लापता हो गए हैं। वू सुंग लापता? वू सुंग? तब क्या क्रांतिकारी हार जाएंगे?
पुरुष ने मुठिया बांधते हुए कहा, ये नहीं होगा। लीना, लीना, हम यहाँ बैठे नहीं रह सकेंगे, चलो चले हम भी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? दोनों के सिर सहसा झुक गए। उसी समय घर के भीतर से किसी ने पुकारा, आज क्या काम में खाना पीना भी भूल गए? दोनों व्यक्ति चौंके और अंदर चले गए। अंदर उस कमरे में 3 व्यक्ति और बैठे थे, एक वृद्ध, एक युवक और एक युवती। उनके चेहरे के सामने से प्रतीत होता था कि वे पिता और संतान हैं। काशेई, जो बाहर से आया था, आते ही बोला, आज बहुत से नए समाचार हैं। वृद्ध और दोनों संतान उत्सुक होकर बोले, क्या? काशेई ने अपना वृतांत सुना दिया। सुनने में सब लोग इतने तन्मय थे कि सामने पड़ी हुई चाय की ओर किसी का ध्यान भी नहीं गया। वृद्ध ने रहस्यपूर्ण मुद्रा से कहा, दरवाजा बंद कर दो। काशेई किवाड़ बंद करते हुए बोला, कहो दादा, तुम गफू क्या है? वृद्ध धीरे से बोला, मैंने पता लगा लिया है। क्या? क्या? कब? डॉक्टर टोक्यो में ही हैं और उनकी पत्नी। चारों श्रोता व्यग्रता से बोले, हाँ, बीमार हैं, इसलिए वापस नहीं जा सकते। वे शीघ्र ही जाने का प्रबंध कर रहे हैं। काशेई ने एक बार अपनी बहन की ओर भेद भरी दृष्टि से देखा। आंखों में ही कुछ बात हुई। फिर बहन ने सहमति सूचक सिर हिला दिया। काशेई बोला, दादा, मुझे पता बता दो, मैं उनसे मिलूंगा। क्यों? दादा, तुम सब कुछ जानते हुए भी पूछते हो। मैं चीन जाना चाहता हूँ, वहाँ हमारी जरूरत है, वहाँ क्रांतिकारी। आवेश में आकर काशेई चुप हो गया। फिर उसकी बहन बोली, दादा, हम यहाँ आ गए हैं, किंतु अब देश से अलग रहना असंभव है, विशेषकर जब देश संकट में हो। लेकिन हम यहाँ ऐसे फंसे हैं, एकदम अजनबी हैं। कभी शहर में जाना पड़े तो आफत आ जाती है। कभी कभी सोचती हूँ, अगर आप ना होते तो। वाह लीना, तुम भी कैसी बातें करती हो? युवक बोला, पिता, बहन ठीक कहती है। हम तो यहाँ बस गए हैं, यहाँ रहकर काम चला लेते हैं, किंतु ये नए आए हैं। क्रांति के दिनों में तो यहाँ सरकार इन पर संदेह करेगी और ये वापस भी नहीं जा सकेंगे। इनको मिलाकर बात कर लेनी चाहिए। डॉक्टर अनुभवी आदमी हैं, कुछ तो बताएंगे ही। वृद्ध ने कुछ सोचकर कहा, ठीक कहते हो बेटा। फिर अपनी पुत्री की ओर उन्मुख होकर बोला, ता, जा मेरे कागज उठा ला। ता गई और कुछ कागज ले आई। वृद्ध उन्हें देखकर धीरे धीरे काशेई से बातें करने लगा। लीना और ता उठकर वहां से चली गई। टोक्यो नगर की रंग बिरंगी रोशनियों में काशेई चुपचाप चला जा रहा था। आज उसके शरीर पर वे श्रमिक के वस्त्र नहीं थे। वह विलायती ढंग का सूट पहने हुए था और उसके हाथ में एक छोटा सा बेंत था। लोग उसके मुख की ओर देखते, फिर उसके वस्त्रों की ओर, फिर मुंह फेर कर मुस्कुरा देते। वह किसी की ओर देखता नहीं था, किंतु किसी अज्ञात शंका से उसे इस बात का अनुभव होता और वह लज्जित सा होकर बढ़ चलता। वह सड़क ऐसी नहीं थी जिस पर रात के समय कोई भी भद्र पुरुष जाता हो, क्योंकि वहां पुरुषों की सभ्यता रात्रि में नग्न तांडव करती थी। काशेई ये गली में हो लिया। कुछ दूर चलकर वह किवाड़ के आगे रुका। उसने ध्यान से किवाड़ पर लिखे हुए नंबर को देखा और फिर उसे खटखटाने लगा। अंदर से किसी ने कहा, आता हूँ। किवाड़ खुला। नाटे से पुरुष ने आकर पूछा, कहिए, मुझे डॉक्टर सुनवेन से मिलना है। उसने तीव्र दृष्टि से काशेई की ओर देखकर पूछा, आपका नाम? मैं उनके लिए पत्र लेकर आया हूँ, उसे पहुंचा दो, कहकर काशेई ने पत्र दे दिया। किवाड़ बंद हो गया। थोड़ी देर बाद फिर खुला और उसी व्यक्ति ने आकर कहा, आइए। काशेई आगे हो लिया। किवाड़ फिर बंद हो गया। दोनों अंधेरे में धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। वह कमरा बहुत बड़ा नहीं था। एक कोने में छोटा सा लैंप जल रहा था और उस पर रंगीन कागज का शेड लगा था। लैंप के आगे ही चारपाई पर एक स्त्री लेटी थी और पास ही एक प्रौढ़ पुरुष खड़े थे। काशेई ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और बोला, डॉक्टर सुन। डॉक्टर ने घूमकर गंभीर स्वर में पूछा, आपको तुंगफू ने भेजा है? हाँ। कहिए। मैं आपके पास आदेश प्राप्त करने आया था। मैं वापस जाकर, आप कहाँ से आए हैं? पहले आप क्या करते थे? काशेई ने बहुत देर तक कोई उत्तर नहीं दिया, सिर झुकाए खड़ा रहा। फिर बोला, इतना ही कह सकता हूँ कि मैं चीन का उच्चिष्ट हूँ और मेरा कोई नाम या घर नहीं है। डॉक्टर ने कुछ अचरज से काशेई की ओर देखा और फिर बोले, तो आप मुझसे किस सहायता की आशा करते हैं? मैं चीन लौट जाना चाहता हूँ, अगर आप इस कार्य में मेरी सहायता करें तो। धन द्वारा?
नहीं, यात्रा का प्रबंध, मैं अजनबी हूँ। डॉक्टर गंभीर होकर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, देखिए, आप मुझे अपने विषय में कोई बात बताने को तैयार नहीं। तुंगफू ने भी इतना ही लिखा है कि आप चीन से आए हैं और विश्वस्त हैं, किंतु उसे भी आपकी पूर्व कथा नहीं मालूम है। ऐसी दशा में मैं आपकी केवल आर्थिक सहायता कर सकता हूँ। आप बुरा ना माने, हम सहसा अपने को जोखिम में नहीं डाल सकते। काशे ने फिर सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद बोला, आप ठीक कहते हैं, मैं भी क्रांतिकारी हूँ और स्वयं इस बात को जानता हूँ। अच्छा, अनुमति दीजिए, मैं जाता हूँ। आर्थिक सहायता करने को मैं नहीं, ऐसी दशा में आपको किसी प्रकार की सहायता नहीं करनी चाहिए, मैं स्वीकार भी नहीं कर सकता। डॉक्टर कुछ देर खड़े उधर ही देखते रहे जिधर काशई गया था। फिर शय्यारूढ़ स्त्री से बोले, यह व्यक्ति चरित्रवान जान पड़ता था, अवश्य ही कभी सफल होगा, किंतु अभी नहीं, अभी नहीं। उसी समय उस नाट्य भृत्य ने प्रवेश किया। डॉक्टर ने कहा, काओटी, हमें इस स्थान से हट जाना चाहिए। कौन जाने। शय्यारूढ़ स्त्री की मुख मुद्रा खिल उठी। उसने कहा, घर घर, और फिर चुप हो गई। लीना, क्या सोच रही हो? लीना ने चौंक कर कहा, कुछ नहीं, किंतु उसके विषादपूर्ण मुख पर एक हल्की सी लाली दौड़ गई। ताकिफू ने बड़े आग्रह से फिर पूछा, कुछ तो अवश्य सोच रही थी। लीना क्षण भर संकोच करके बोली, मैं अपने देश की बात सोच रही थी। हमारे एक योगी नेता थे, वो सुंग, वे न जाने कहाँ लापता हो गए हैं। कहते कहते लीना रुक गई। उसने फिर पूछा, लीना, यह वो सुंग कौन है? कौन है से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? ता वे हाकाऊ में एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। नहीं लीना, मेरी ओर देखो, जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब दो। क्या? क्षण भर ता लीना की आंखों की ओर देखती रही, फिर बोली, लीना, जो मैं समझती हूँ वह ठीक है ना? लीना ने फिर धीरे से सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद बोली, नहीं। ता ने हंसकर कहा, नहीं तो जाने दो, मैं समझ तो गई थी। इसी समय प्रांगण के फाटक से आवाज आई, लीना, ताकिफू किवाड़ खोलो। ता ने फाटक खोला तो कोशई अंदर आ गया। उसका मुख देखकर लीना ने चिंतित स्वर से पूछा, क्या हुआ? कहता हूँ, कहकर काशई चुप हो गया और उसकी ओर देखने लगा। ता संकेत समझ गई और बोली, पिताजी अंदर प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मैं जाती हूँ। ये कहकर वह चली गई। लीना, लीना, वह हुआ जिसका भय था। क्या? डॉक्टर साहब ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर क्या? उन्होंने वही किया जो ऐसी दशा में हम करते, जवाब दे दिया। फिर अब क्या करना होगा? अब कहीं से सहायता की आशा करना व्यर्थ है, यहाँ भी अधिक देर नहीं रहना चाहिए। तुंगफू ने हमारा इतना सत्कार किया है, पर उसके पास भी तो हमारे पक्ष में कोई प्रमाण नहीं है। हमें अपने पैरों खड़े होना होगा। तो फिर कोई उपाय सोचा है? बहुत देर चुप रहकर काशई बोला, एक सोचा तो है, पर शायद तुम उसे उचित न समझो। फिर भी कहो तो। काशई लीना के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहने लगा, जब मैं डॉक्टर के यहाँ से चला आ रहा था तब शहर में इश्तिहार बढ़ रहा था, उसकी एक प्रति मैं भी ले आया हूँ। उसने जेब से एक पत्र निकाला और लीना के हाथ में दे दिया। लीना ने उसे धीरे धीरे पढ़कर कहा, मैं इसका और अपने कार्य का कोई संबंध नहीं समझती। काशई बोला, लीना, जापान सरकार को चीन में भेजने के लिए जासूस चाहिए। हम चीन के उच्चिष्ट शायद इस काम के योग्य हो सकेंगे। सरकार हमें चीन पहुंचा देगी। लेकिन फिर हम निकल नहीं पाएंगे, और फिर निकल भी गए तो कहाँ आश्रय मिलेगा? क्रांति में किसे किसका आश्रय? कहीं लड़ लेंगे। अगर जीत गए तो आश्रय मिल ही जाएगा, अगर हार गए तो फिर आश्रय को करना ही क्या है? लीना एक विषादपूर्ण मुस्कान से बोली, ये तो ठीक है, किंतु अगर कुछ कर लें तो अच्छा ही है। और क्या कर सकते हैं? तुंगफू की सम्मति क्यों ना ली जाए? वे शायद इसका विरोध करेंगे। निर्णय तो हमारे ही हाथ में है। उनकी बात सुनकर भी हम जो उचित समझे कर सकते हैं। जैसा कहो। क्षण भर दोनों चुप रहे। फिर लीना ने बड़े कोमल स्वर में पूछा, भैया, सफल होने की कोई आशा भी है? न जाने कोशई ने क्या उत्तर दिया भी है नहीं। सांधे रवि की अंधकार मिश्रित तालिमा में काशई का मुख स्पष्टता नहीं दिखता था और पक्षी रव के कारण कुछ सुन भी नहीं रहा था। अगर उसने कोई उत्तर दिया भी तो वह प्रकृति की चित्र विचित्र विशालता में कहीं खो गया।
जैसे शून्य के प्रवाह में अनेकों जीवनियां खो जाती हैं। क्रांति की उपमा प्रलय से देते हैं, किंतु क्रांति की लपट के बीत जाने के बाद जिस प्रकार एक समूचा देश भग्न जीवनियों से, उत्पाटित संबंधों से, दीन जीर्ण भूखे आहत निराश मानव स्तूपों से भर जाता है, उसकी उपमा प्रलय में कहाँ। उस जीवित व्यथा सागर के आगे प्रलय की अखंड निस्तब्धता क्या रह जाती है। पेकिंग में आतंक छाया हुआ था। क्रांति की लपट पेकिंग तक नहीं आई थी। हाकाऊ से परास्त होकर नानकिंग की ओर चली गई थी, किंतु फिर भी पेकिंग में आतंक छाया हुआ था। जिस निर्दयता से युवान शिकाई ने उपद्रवों का दमन किया था, जिस प्रकार क्रांतिकारियों के सिर काट काट कर नगरों और गांवों की गलियों में लटका दिए गए थे, उसकी कथाएं सुनकर ही पेकिंग की आलस्य प्रिय सुख पालित प्रजा के प्राण सूख गए थे। और आज वही युवान शिकाई राष्ट्र सचित होकर पेकिंग में प्रवेश कर रहा था। चीन की बागडोर एक उच्चश्रृंखल साहसिक के हाथों दी जा रही थी। प्रजा दिन गिन रही थी कि कब सुन यात सेन लौट आए। चारों ओर लोग कह रहे थे, डॉक्टर सुनवेन आ रहे हैं, डॉक्टर सुनवेन आ रहे हैं, चीन के उदारक आ रहे हैं। किंतु प्रतीक्षा के ज्वर में प्रलाप कर रही प्रजा को कोई विश्वस्त सूचना नहीं मिलती थी। बिजली गिरने से पहले वातावरण की जैसी दशा होती है, उत्तप्त, कंपायमान, अव्यक्त, अशांति से पूर्ण पेकिंग का वातावरण वैसा ही हो रहा था। पर बिजली अभी गिरी नहीं थी और आकाश आसन जी नहीं प्रतीत होता था। फिर एकाएक ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह समाचार आने लगे। युवान शिकाई के मुख्य सहायक टैंग शाओ विद्रोही हो गए हैं। डॉक्टर सुनवेन आ गए। युवान शिकाई ने क्रांतिकारियों से संधि कर ली। प्रजा उद्भ्रांत होकर सोचती ही रह गई कि किसका विश्वास किया जाए और किसका नहीं। मध्याह्न का समय था, किंतु पेकिंग की गलियों में अंधकार था। एक गली में होकर एक पुरुष चला जा रहा था और उसके पीछे पीछे एक स्त्री। दोनों के मुख उदास किंतु सशंक थे और वे बड़ी तेज गति से युवान शिकाई के महल की ओर अग्रसर हो रहे थे। पुरुष ने धीरे से अपनी सहगामिनी से कहा, लीना, युवान शिकाई के अधीन होकर न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। लीना बोली, संभव है, किंतु अपना स्थान सुदृढ़ करके हम क्रांति की रक्षा कर सकेंगे। काशी ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, लीना, अगर हमें कोई पुराने मित्र मिल गए तो? भैया, अब इधर उधर की संभावनाएं सोचने का समय नहीं है। अपना ध्येय बस। राष्ट्रपति युवान की जय। युवान शिकाई के महल का विस्तृण प्रांगण प्रजागण की भीड़ से भरा हुआ था। चारों ओर महल की अटारियों पर युवान की सेना के अफसर और अन्य सहायक बैठे हुए थे। इन्हीं में एक और काशई और लीना भी बैठे थे। दोनों विलायती कपड़े पहने हुए थे और उनकी टोपी माथे पर खिंची हुई थी, जिससे उनका मुख स्पष्ट नहीं दिख पड़ता था। प्रांगण के मध्य में एक ऊंचे मंच पर युवान शिकाई बैठा था। उसके चारों ओर अन्य राज्य अधिकारी खड़े थे। सब लोगों की आंखें इसी मंच की ओर लगी हुई थी। काशई को अनुभव हुआ लीना बड़े जोर से उसकी भुजा को दबा रही है। उसने लीना के मुख की ओर देखा। लीना एकाग्र होकर मंच पर खड़े किसी व्यक्ति की ओर देख रही थी। काशई ने उसकी दृष्टि का अनुसरण किया। काशई भी चौंक कर बोला, लीना, लीना, ये तो वुसुंग है। लीना के विस्फारित नेत्रों में आंसू आ गए। वह कुछ बोल नहीं सकी, केवल मंत्रमुग्धा की तरह उस व्यक्ति की ओर देखती रह गई। शायद उनकी दृष्टि की तीक्ष्णता उनके अंतस्थल में चुभ गई। उसने भी आंख उठाकर देखा और देखता ही रह गया। उसके मुख से 2-4 अस्फुट शब्द ही निकल पाए। फिर उसने घृणा से मुंह फेर लिया। लीना और काशई ने भी सिर झुका लिया और जब तक उत्सव होता रहा इसी प्रकार बैठे रहे। आत्मा विस्मृति की मात्रा इतनी बढ़ गई थी, जब उत्सव समाप्त होने पर राष्ट्रपति युवान का जय घोष हुआ, तब वे उसमें भाग लेना भी भूल गए। काशई, मुझे मालूम हुआ कि युवान शिकाई का मुख्य सहायक यह टैंग शाओ ही है। सुना है कि वह वास्तव में प्रजातंत्रवादियों से सहानुभूति रखता है, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ वह युवान का आदमी है। वह है कौन, कुछ मालूम हुआ? नहीं। जब युवान हाकाओं से लौटा तब यह व्यक्ति उसके साथ आया। उससे पहले ये कौन था, कहाँ से आया, कोई नहीं जानता। फिर वह रहता कहाँ है, जानती हो? हाँ, मैं पूरा पता लगा आई हूँ। उसके घर के रास्ते, उसका शयनागार इत्यादि सब। अच्छी बात है। तो अब भैया, मैं ये सोच रही थी कि इस प्रकार का काम करने से हानि होगी। क्यों? अगर हम पकड़े गए तो युवान को क्या उत्तर देंगे? युवान का स्वयं ऐसा संदेह है कि टैंग की सहानुभूति क्रांतिकारियों से भी है, हमारे कहने पर। एक और बात है। क्या? ये काम कौन करेगा? मैं नहीं, इसे मेरे हाथ सौंप दो। क्यों?
मैं वहां का पूरा पता जानती हूँ, तुम वहां अनभिज्ञ होगे। और क्या? कुछ नहीं, इतना ही पर्याप्त है। काशई ने लीना का हाथ थामकर कहा, लीना, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। लीना ने सिर झुका लिया। काशई ने बड़े आग्रह से पूछा, लीना बताओगी नहीं? लीना ने सिर झुकाए ही बोला, मुझे तुम्हारे अनिष्ट की कल्पना बार बार होती है, न जाने क्यों। नहीं लीना, ये सब नहीं है। लीना बहुत देर तक फिर चुप रही, फिर शीघ्रता से कहने लगी, मुझे टैग के व्यक्तित्व के बारे में कुछ मालूम हुआ है। वह तुम्हारा एक पुराना मित्र है, इसलिए शायद तुम मुंह में पड़कर। वह कौन है लीना? लीना ने क्षण भर काशई की ओर देखा, फिर बोला, वो सुंग। काशई ने धीरे से कहा, तभी तो। क्या? कुछ नहीं, मैं समझ गया, पर तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो सुंग तुम्हारे मित्र थे। पर लीना, यहाँ मैत्री का प्रश्न नहीं हो सकता। फिर तुम भी वो सुंग को। भैया, उस बात को जाने दो, लेकिन ये काम मैं ही करूंगी। क्यों? मुझे प्रतीत होता है कि इस काम में मैं अधिक दृढ़ होंगी। क्यों लीना, तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है? है, पर क्या? ये सब तर्क मैं नहीं जानती। मेरा मन कहता है कि मैंने निश्चय कर लिया है, मेरा आग्रह रहने दो। काशई चुपचाप लीना की ओर देखता रहा। उसने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा, किंतु लीना ने समझ लिया कि काशई उसका आग्रह नहीं तोड़ सकेगा। दिन भर की उड़ी हुई धूल से आकाश भर गया था और अपराह्न की धूप में पीला प्रतीत हो रहा था। नदी का चौड़ा पाट मंथर गति पीले जल के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पृथ्वी माता के शरीर पर किसी विराट फोड़े से पीप बही जा रही हो। संसार में वसंत का राज्य था, किंतु चीन में अभी तक शिशिर की जड़ता छाई हुई थी और स्थानों में रंगों की विचित्र छटा छा रही थी, किंतु चीन मानो क्रांति ज्वर के एक ही आक्रमण की भीषणता से पीला पड़ गया था। पेकिंग के एक पीले से घर में 10-12 व्यक्ति सम्मिलित थे। कुछ ने शिवान शिकाई की सेना की वर्दी पहनी हुई थी। सभी की मुख मुद्रा रहस्य से भरी हुई थी, मानो वे किसी अत्यंत गोपनीय विषय पर विचार कर रहे हों। एक, जो कि अपनी मुद्रा से सम्मिलित व्यक्तियों का नेता जान पड़ता था, कह रहा था, बंधुओं, उसके विषय में हमें शीघ्र ही निर्णय कर लेना चाहिए। वह विद्वान है और उसमें प्रतिभा है, उसे हम भुला नहीं सकते। एक सदस्य बोला, टैंग चाओ, आप कोई क्रियात्मक मत भी तो दीजिए। देशद्रोह के प्रति हमारा क्या भाव हो सकता है, लेकिन उसके पास उसके द्रोही होने का क्या सबूत है? मैं उसे बहुत देर से जानता हूँ। पहले उसने मेरे साथ काम किया था, और उसकी बहन भी। उसकी बहन क्या वो सुंग? किवाड़ धड़ाके से खुला। लोगों ने घूमकर देखा। एक चीनी गाउन पहने हुए एक सुंदरी हाथ में पिस्तौल लिए खड़ी थी। उसके धधकते हुए अंचल अनिमेश नेत्र टंग शाओ की ओर घूर रहे थे। उसने बिना टैंग चाओ के मुख से आंख हटाए फिर कहा, और उसकी वाणी में असी धार सा तीक्ष्ण तिरस्कार था, उसकी बहन क्या वो सुंग? वो सुंग हिला नहीं, धीरे धीरे बोला, उसकी बहन भी विश्वासघातिनी थी। वो सुंग, तुम झूठे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक क्रांतिकारी दल का नेतृत्व छोड़कर एक क्रांति की चतुरता की दास्ता करने वाले, एक वीर की प्रतिष्ठा पर झूठा लांछन लगाने वाले, उसकी हत्या का आयोजन करने वाले, तुम किसी को विश्वासघाती कह सकते हो? तुम जो कि स्वयं मित्रघाती, प्रणयघाती, देशघाती हो। टैंग चाओ उसी प्रकार शांत भाव से बोला, मैं एक स्त्री की बोलियों का उत्तर नहीं देना चाहता। मैं जिस उद्देश्य से युवान की सेना में भर्ती हुआ था, उसे मैं नहीं जानता हूं। क्या उद्देश्य था? जरा मैं भी तो सुनूं। मैं तुम्हारे आगे जवाब देने को बाध्य नहीं हूं, किंतु इधर आओ, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। देखकर फिर अगर तुम लज्जा से डूब मरो तो। किसी ने पूछा, यह वुसुंग कौन है? किंतु उस हलचल में मानो ये प्रश्न सुना ही नहीं गया। वह स्त्री बेधड़क आगे चली आई। टैंग शाओ ने उसे एक दरवाजे के पास ले जाकर दरवाजा खोल दिया। खोलते खोलते बोला, हम सब सशक्त हैं, तुम कहीं भाग नहीं सकती। स्त्री ने दरवाजे पर पैर रखते ही देखा, सामने लगभग 40 वर्ष का एक व्यक्ति खड़ा था। दरवाजे में टैंग शाओ को देखते ही वह बोला, क्या है टैंग? स्त्री ने एक बार सिर से पैर तक उस व्यक्ति को देखा। उसके अंग शिथिल पड़ गए, पिस्तौल उसके हाथ से गिर गया। उसने टूटे हुए स्वर से कहा, डॉक्टर सुन यात सेन, और बैठ गई। टैंग ने पूछा, अब क्या कहती हो? कोई उत्तर नहीं मिला। टैंग ने कहा, देशद्रोही लियांग चिचाओ की बहन उर्फ लीना शई, मैं तुम्हें प्रजातंत्र के नाम पर बंदी करता हूँ।
वह स्त्री हिली भी नहीं, सिर झुकाए बैठी गुनगुनाती रही, वो सोंग, मैं कुछ नहीं समझ पाती। महल के एक बड़े कमरे में युवान शिकाई और काशई बैठे हुए थे। उनके आगे मेज पर कुछ कागज पड़े थे। बात करते करते युवान बार बार उन्हें उठाकर पढ़ लेता था। काशई ने पूछा, कहिए और क्या आ गया है? हाँ, अभी टेंगशाओ की बात बाकी रह गई। मुझे उसके बारे में बहुत से समाचार मिले हैं। काशई उत्सुकता से बोला, क्या? परसों जब वह लापता हो गया तभी मैंने उसके पीछे चर भेजे थे। अब मालूम हुआ कि वह शंघाई में पहुंच गया है। और कुछ? हाँ, ये भी मालूम हुआ कि वास्तव में हाकाओ में कोमिडताड दल का प्रधान था वू सुंग, जो वहां के बलवे के बाद लापता हो गया था और काशई प्रतीक्षा में चुप बैठा रहा। उसकी ओर देखकर युवान फिर बोला, और ये भी मालूम हुआ कि उस दिन डॉक्टर सुनियात सेन छिपकर उसके घर में ठहरे थे। सुनियात सेन? टेंगशाओ के घर में? थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। फिर काशई धीरे से बोला, मुझसे गलती हुई। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं अभी तक टेंगशाओ को आपका विश्वस्त व्यक्ति समझता था। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अब तुम्हारी क्या राय है? काशई चुप रहा। युवान फिर बोला, मैंने शंघाई में अपने चरों को सूचना दी है। मालूम हुआ है कि उसने वहां पर शुंगचाओ जेन के नाम से घर लिया है और वहीं रहता है। तो आप क्या करना चाहते हैं? मैंने उन्हें लिख भेजा है कि उसका पता लगते ही उसे। युवान ने एक कुटिल हंसी हंसकर एक उंगली धीरे से अपनी गर्दन पर फेर ली। काशई चुपचाप देखता रहा। युवान फिर बोला, पहले मैंने एक और चाल सोची थी, पर शायद उसमें देर लगती, इसलिए। वह क्या चाल थी? मैंने सोचा था, युवान कुछ हिचकिचाते हुए बोले, मैंने सोचा था कि तुम्हारी बहन लीना वहां जाए और टेंग यानी वू सोंग को। लीना बहुत सुंदरी है, पर वह है कहाँ? काशई दूसरी ओर देखते हुए बोला, वह बाहर गई हुई है, नानकिंग में कुछ पता लगाने। वहां मालूम हुआ कि कोमिडताड का एक बड़ा दल बन रहा है। पर यह तो बताइए, सुसुंग का निर्णय कब तक हो जाएगा? 3 दिन में या चौथे दिन अवश्य। काशई बोला, अच्छा, अब अनुमति दे, मैं जाकर काम देखूंगा। अच्छा, पर लीना कब वापस आएगी? काशई बोला, पता नहीं, और जल्दी से बाहर चला गया। बाहर आते ही काशई ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, उफ, कितना अंतर है, कितना। लीना तुम कहाँ हो और मैं? मेरा सिर कैसा घूमता है। फिर वह धीरे धीरे प्रांगण के द्वार की ओर चल दिया। प्रांगण में शांति थी। भृत्यगण अपना अपना काम करते चले जा रहे थे। किसी ने काशई की ओर नहीं देखा। समृद्धि के कुछ ही दिनों में वे देशव्यापी क्रांति को भूल गए थे। फिर किसी एकाकी व्यक्ति के अंतःस्थल की क्रांति की ओर उनका ध्यान कैसे पहुंचता? रात्रि, गगन की नीलिमा धूल के समिश्रण से मैली हो गई थी। तारागण कहीं नहीं दिख पड़ते थे, केवल इधर उधर कहीं कहीं धुएं के स्तंभ खड़े हो रहे थे। वे इतने अचल खड़े थे कि भावना होती थी मानो दूसरा आकाश को गिरने से उन्हीं ने थाम रखा हो। आकाश के मध्य में एक बड़ा सा पीला अस्फुट बिंब दिख पड़ता था। शायद यह धूल से आवृत चंद्रमा का मुख था। काशई अपने घर के कमरे में तीव्र गति से चक्कर लगा रहा था, अंगीठी से मेज तक, मेज से किवाड़ तक, किवाड़ से फिर वापस अंगीठी की ओर। उसके हाथ अनियंत्रित से होकर खुलते और बंद हो जाते थे। कभी कभी वह चलते चलते रुक जाता और एक हाथ की हथेली को दूसरे के घूंसे से पीटकर फिर और द्रुत गति से चलने लगता। कभी कभी घड़ी की ओर देख लेता। उसके शरीर पर कोट इत्यादि नहीं था। वह रेशमी कमीज पर बिचरिस पहने था और उसके सिर पर एक बड़ा सा रंगदार रुमाल बंधा था। एकाएक वह रुक गया और क्षण भर एकाग्र होकर कमरे के लैंप की ओर देखता रहा। इतने समय में मानो उसके मुख पर से बादल हट गए हों। उसकी चिंतन मुद्रा अब दृढ़ निश्चय में परिणित हो गई थी। उसने मानो लैंप से कहा, अपनी मूर्खता के प्रतिकार का और कोई उपाय नहीं है, उसे बचाना है। फिर शीघ्रता से मेज पर से कुछ कागज उठाकर जेब में रखे। फिर मेज पर के दराज में से चमड़े के बटुओं में बंद 2 पिस्तौल लेकर पेटी में खोस ली। फिर उसने एक बार खिड़की से बाहर नगर की बत्तियों की ओर देखा और धीरे धीरे बोला, पेकिंग, मैं लीना को यहाँ खो चला हूँ। अब शंघाई में शायद स्वयं खो जाऊंगा, पर एक नामहीन पुरुष और उसकी बहन की तुम्हें क्या परवाह है? तुम जो 44 करोड़ व्यक्तियों के प्राण हो। फिर वह घुमा और खटाखट सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उस अस्पष्ट ज्योत्सना में पृथ्वी पीली सी प्रतीत हो रही थी। आकाश भी पीला पीला जान पड़ता था। दोनों के रंगों में इतनी समता थी कि क्षितिज का पता नहीं लगता था। ये भी नहीं जान पड़ता था कि कहाँ पृथ्वी की सीमा का अंत और आकाश का प्रारंभ होता है। और उस विश्वव्यापी पांडुता में स्वयं पीला सा प्रतीत हो रहा है, किंतु एक भीम का एक काले घोड़े पर सवार
काशेई शंघाई की ओर बढ़ा चला जा रहा था। उसकी आंखें पथ की ओर नहीं, अपने सामने शून्य में किसी स्थिर ध्रुव पर लगी हुई थी। नियति का प्रतिद्वंदी, निराश न होते हुए भी निरीह, कामना रहित होते हुए भी दुर्जय। शंघाई एक चौड़ी सड़क के दोनों ओर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी। सड़क पर ट्राम गाड़ियां दौड़ रही थी और उनमें प्रत्येक देश और राष्ट्र के लोग चढ़ उतर रहे थे। किंतु उस सड़क और उसके दोनों ओर की गलियों में शराब खाने और जुआ घरों की भरमार थी और उनमें गंदे, विकृत, रुग्ण व्यक्ति बैठे हुए थे। इन्हीं के ऊपरी मंजिल के छोटे छोटे झरोखों में रंगे हुए चेहरों वाली अनेक स्त्रियां, उनके मुखों पर एक स्थिर अचल मुस्कान चिपकी हुई थी और उनकी आंखों में कुंभी पाक की विभत्सा एक लालसापूर्ण आह्वान की ओट में नाच रही थी। कवियों ने संध्या का जो भी वर्णन किया है, शंघाई की संध्या पर कोई भी लागू नहीं होता। पक्षियों का कुंजन, आकाश की लालिमा, शांति और लवलीनता की अनुभूति शंघाई में कुछ भी नहीं था। शंघाई की कृत्रिम और कर्कश रव से, कृत्रिम और कठोर प्रकाश से, कृत्रिम सुख और विषय लिप्सा से भरी हुई थी। मनुष्य रचित सभ्यता की विराट चक्की में नैसर्गिकता पिस चुकी थी और उसकी धूल से अस्वाभाविक और विभत्स लालसाओं की तृप्ति के लिए उपकरण किए जा रहे थे। नैसर्गिकता के प्रेत के उस नृत्य प्रांगण में रात्रि की प्रगति की ओर किसी का भी ध्यान नहीं था। जो जो रात बीतती जाती थी, त्यों तो बड़ी सड़क सूनी होती जाती थी और उसका प्रकाश बुझता जाता था। किंतु उन गलियों में प्रकाश बढ़ता जा रहा था, उनकी आकीर्णता भी बढ़ती जा रही थी। उस प्रेत का नर्तन अधिक अनियंत्रित, उन्मत्त होता जा रहा था। एकाएक उस बड़ी पक्की सड़क पर घोड़े की टाप सुनाई पड़ी। टप 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 टप। एक भीमकाय घोड़े पर एक सवार, उसकी आंखों में उग्र तपस्या की और घोर संशय की छाया साथ ही साथ नाच रही थी। घोड़ा अवरुद्ध गति से चला जा रहा था। उसका और सवार का शरीर कीच में सना हुआ था। घोड़े के मुंह से फेन गिर रहा था और कभी कभी उसकी गर्दन एकाएक नीचे झुक जाती थी, किंतु सवार लगाम को झटका देता और घोड़ा फिर सिर उठाकर दौड़ चलता। मालूम होता था उस सवार की अंतर्दीप्ति उसे और उसके घोड़े को किसी बृहद उद्देश्य से प्रेरित कर रही थी और वे बांधे होकर बढ़े जा रहे थे। सवार के वक्ष पर जो पीतल का चिन्ह था, वह कभी कभी जगमगा उठता था, मानो आंतरिक दीप्ति के प्रकोप की छाया उसमें झलक उठी हो। वह सड़क इतनी सूनी थी कि किसी का ध्यान भी घुड़सवार की ओर आकृष्ट नहीं हुआ। जब वह उन प्रकाशमय गलियों को पार करके एक अंधेरी गली में घुसा, तब उसने देखा एक कोने में छिपे हुए 4-5 व्यक्ति चौंके और फिर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। पर वह उनका अनुसंधान करने के लिए नहीं रुका। कुछ आगे जाकर उसने एकाएक घोड़े की लगाम खींची और घोड़े के खड़ा होने से पहले ही कूदकर अलग हो गया। घोड़े ने दीनता से एक बार सवार की ओर देखा और फिर सिर उठाकर एक बार एक हिचके ली और लड़खड़ाकर गिर गया। सवार ने उसकी ओर भी नहीं देखा। वह एक और सीढ़ियां चढ़ गया और एक खुले किवाड़ पर पहुंचा। उसने धीरे से कहा, शायद देर हो गई है, और फिर दौड़कर अंदर जा पहुंचा। एक छोटे कमरे में एक दिया टिमटिमा रहा था। उसके अस्पष्ट प्रकाश में भूमि पर पड़ा हुआ खून से लथपथ एक शरीर और उसके सिरहाने खड़ी हुई एक श्वेत वसना स्त्री दिख पड़ती थी। उसके हाथ शायद बंधे हुए थे। काशेई दौड़ा हुआ आ रहा था और दरवाजे पर एकाएक रुक गया। बिजली से विक्षिप्त व्यक्ति की तरह एक बार उसने चारों ओर देखा, फिर भर्राई हुई आवाज में बोला, वो सुंग, मुझे देर हो गई। और लीना तुम? उसका शरीर एकाएक ढीला पड़ गया। मुख पर से वह दीप्ति बुझ गई। वह कांप कर आगे की ओर गिर पड़ा। जब काशेई की आंखें खुली तब प्रकाश हो रहा था। घर में बहुत भीड़ लग रही थी और आलोचना का हुल्लड़ मचा हुआ था। काशेई ने सिर कुछ एक और घुमाकर कहा, लीना? क्या है भैया? कुछ नहीं। ये भीड़ क्या है? लीना ने एक हाथ काशेई के मस्तक पर रख दिया। कुछ बोल नहीं सकी। काशेई ने आंखें बंद कर ली, किंतु आलोचना बंद नहीं हुई। कोई कह रहा था, इसी ने खून किया है, इसी ने। पर इसकी तो सेना का बेज लगा हुआ है। वह औरत कौन है? तो क्या सैनिक खून नहीं करते? ये युवान शिकाई का आदमी होगा। वह जरूर इसकी प्रेमिका है। लीना का हाथ कांप गया। काशेई चौंका और विकृत मुद्रा से बोला, लीना, ये सब क्या बक रहे हैं?
उसने उठने का प्रयत्न किया किंतु एक आह भरकर रह गया। कितना थक गया हूँ। दर्शकों में से फिर एक ने कहा, ये देखो क्या है। मेज पर से एक कागज उठाकर वह पढ़ने लगा। लियांग चिचाओ उर्फ काशेई, देशद्रोही। काशेई का शरीर फिर हिला। वह उछलकर खड़ा हो गया और लीना का हाथ थामकर बोला, चलो। लीना चुपचाप उसके साथ बोली। उसकी आकृति देखकर किसी को उन्हें रोकने का साहस नहीं हुआ। वे बाहर चले गए। जब पुलिस वहां पहुंची तब उन दोनों की खोज आरंभ हुई, किंतु उनका कोई पता नहीं मिल सका। शंघाई, मार्च 1912। आज सवेरे 6 बजे नगर की मुख्य सड़क के पास एक गली में एक सनसनी फैला देने वाली घटना का पता चला है। कहा जाता है कि शोंगचाओ जेन नामक व्यक्ति के घर के बाहर एक मरा हुआ घोड़ा पाया गया, जिसे देखकर लोगों को कौतूहल हुआ और वे घर के भीतर चले गए। वहां शोंगचाओ का मृत शरीर पड़ा हुआ था और उसके पास एक स्त्री की गोद में एक और व्यक्ति बेहोश पड़ा था। लोगों के पहुंचने पर वे दोनों भाग गए। बहुत खोज करने पर भी इनका कोई पता नहीं चल सका। शोंगचाओ की हत्या तलवार से या कटार से की गई मालूम होती है। उसके शरीर पर 10-12 घाव हैं। मृत्यु का कारण उसके सिर का घाव बताया जाता है। बाद की खबर। सवेरे की घटना के विषय में बहुत सी और बातों का पता चला है कि जिससे हत्या का निमित्त कुछ स्पष्ट होने लगा है। घर की तलाशी में जो कागज मिले उससे विदित होता है कि शोंगचाओ वास्तव में हांगकांग के क्रांतिकारी दल कामिडताड का नेता वू सुंग था, जो कि हांगकांग के उपद्रव के बाद से ही लापता हो गया था। ये भी मालूम हुआ कि उसके बाद ये व्यक्ति टांगशाओ के नाम से युवान शिकाई की सेना में भर्ती रहा, किंतु भेद खुल जाने पर भागकर शंघाई में आया और शोंगचाओ जेन के नाम से रहने लगा। ये भी पता चला कि जो स्त्री और पुरुष लापता हो गए वे भी हांगकांग के ही हैं। पुरुष का असली नाम लियांग चिचाओ है, जो कि हांगकांग की कोमिडताड से वूसुंग के कहने पर निकाल दिया गया था। स्त्री इसकी बहन थी। ये दोनों व्यक्ति भी युवान शिकाई की सेना में चरका काम करते थे। अनुमान किया जाता है कि पेकिंग में इस स्त्री ने वूसुंग की हत्या का प्रयत्न किया था, किंतु सफल नहीं हुई और बंदी करके यहाँ लाई गई थी। यहाँ शायद क्रांतिकारी उसके अभियोग का निर्णय करने वाले थे। शोंगचाओ के घर से जो कागज मिले हैं उनसे इस अनुमान की पुष्टि होती है। अगर ये अनुमान सत्य है तो ये संभव है कि लियांग चिचाओ अपनी बहन को छुड़ाने के लिए अथवा युवान की आज्ञा से शंघाई आया हो और शोंगचाओ की हत्या करके अपनी बहन को ले गया हो। ये व्यक्ति पेकिंग से आया था। इसका सबूत घोड़े की गर्दन पर लगा हुआ पेकिंग सेना का चिन्ह है। पुलिस अनुसंधान कर रही है, किंतु यहाँ ये भावना है कि युवान के कार्य में कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि विदेशी राष्ट्र उससे मित्र भाव रखना चाहते हैं। सीकियांग नदी में पानी बढ़ रहा था। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें जब नदी की सतह पर पड़ती तब नदी का पानी उछल पड़ता था, मानो उन बूंदों का स्वागत कर रहा हो। नदी के किनारे पतली कीच में 2 सवार सरपट चले जा रहे थे, एक पुरुष और एक स्त्री। दोनों के चेहरे पर व्यथा के भाव थे और उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। स्त्री के केश खुले थे, किंतु गीले और कीच में सने होने के कारण वे भारी हो गए थे और उस आंधी में इधर उधर उड़ते नहीं थे, केवल कंधे पर पड़े थे और घोड़े की गति के साथ उड़ते और गिरते थे। वे दोनों थे लियांग और शैवा, किंतु उनकी मुख मुद्रा में कितना परिवर्तन आ गया था। इन 6 मास के अनुभवों ने उनकी आकृति में अंधेर मचा दिया था और वे एक दूसरे का संबोधन भी किसी नए नाम से कर रहे थे। साइसुन, हम नानकिंग कब पहुंचेंगे? शायद 2 दिन में, पर तुम पेकिंग जाना अधिक उचित समझती हो या नानकिन? मैं क्या बताऊं, हम लोग अब क्या करेंगे इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। फिर स्त्री ने पूछा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, एक दिन की याद आ रही है। फिर थोड़ी देर रुककर उस दिन की जब हांगकांग से। भैया, ये सब क्यों सोचते हो? अब भविष्य में क्या करना है सही सोचना है। अब हम शायद कुछ नहीं कर सकते, सिवाय क्या? फिर कुछ रुककर मैं पेकिंग जाऊंगा और वहां युवान को। क्यों? और हम कुछ नहीं कर सकते। उस अभिशाप से छूटने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। भैया, निराश ना हो। अब भी हम विश्वास प्राप्त कर सकेंगे, अपने नाम से ये दाग हटा सकेंगे। साइसुन एक विद्रूप हंसी हंसकर बोला, शायद, पर दाग हटाने से पहले हम ही हट जाएंगे। दोनों बिल्कुल चुप हो गए। रात्रि की प्रलयान्वित
अशांति में उनके हृदयों की प्रज्वल्यमान अशांति छिप गई। रात्रि पानी बरसा रही थी, उनके हृदय आंसू बरसा रहे थे। रात्रि के पानी से नदी का प्रवाह बढ़ता जा रहा था, किंतु आंसू बह बहकर उसके आशा निर्झर को सुखाए जा रहे थे। अभिशाप की छाया, नियति का प्रवाह। युवान ने अपनी शक्ति पुष्ट कर ली। प्रजातंत्र के आदर्श को वह भुला चुका था। पार्लियामेंट तोड़ दी गई थी और राजकार्य का भार युवान ने अपने हाथों में ले लिया। अब महल में अनेक परिवर्तन हो गए थे। कोई व्यक्ति सहसा भीतर नहीं जा पाता था, न कोई बिना आज्ञा युवान के आगे प्रार्थना कर सकता था। अब युवान प्रजातंत्र के संचालक मात्र नहीं रह गए थे, वे अब सम्राट पद के अभिलाषी थे। उस दिन जब 10 बजे युवान की अंतरंग कमेटी की सभा आरंभ हुई, तब महल के बाहर सैनिक पहरा था। जिस समय में व्यक्ति दौड़कर पहरे के पार निकलकर महल के अंदर घुसा, तब सैनिक स्तब्ध रह गए और उसे रोक नहीं सके, किंतु फिर भी उसका पीछा करने और लोगों को सावधान करने में उन्हें देर नहीं लगी। जब तक वह व्यक्ति सभा भवन में पहुंचता, तब तक वह सैनिकों से घिर चुका था। एक बार उसने चारों ओर देखा, फिर जेब से पिस्तौल निकालकर मध्य में बैठे हुए युवान शिकाई की ओर 4-5 फायर किए। एक गोली युवान के कान के पास होकर चली गई, किंतु उसकी लगी कोई भी नहीं। फिर किसी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। उसने शीघ्रता से हाथ छुड़ाया और अंतिम फायर अपने मस्तिष्क पर कर लिया। सभा में शोर मच गया था। उस व्यक्ति के पास आकर युवान शिकाई बोला, अरे काशी। काशी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, नहीं काशी नहीं, द्रोही, घातक, अभिशापित, अभिशापित, फिर एकाएक उसका शरीर निस्पंद हो गया। वे उसे उठाकर बाहर ले गए। शव उठाए 8 सैनिक दौड़े जा रहे थे। लोग उत्सुक होकर निकट आते, किंतु सैनिकों के युवान शिकाई के सैनिकों के डर के पीछे हट जाते। जब वह विवत्स जुलूस चौक से कुछ आगे निकला तो उसे रुक जाना पड़ा। सड़क पर भीड़ लगी हुई थी। उसके मध्य में खड़ी एक स्त्री पर्चे बांट रही थी और साथ साथ कहती जाती थी, युवान शिकाई का नाश होने वाला है, युवान शिकाई का नाश हो, उठो वीरों, क्रांति की रक्षा करो। सैनिकों ने शव को नीचे रख दिया और भीड़ में जा घुसे। एक ने भीड़ में किसी से पर्चा छीनकर पढ़ा। उसके नीचे लियांग चिचाओ के हस्ताक्षर थे। उसने अपने साथियों से कहा, बंदी कर लो। सैनिकों ने स्त्री को बंदी कर लिया और उसे लेकर वापस चल पड़े। लियांग का शव सड़क पर पड़ा रह गया और लोगों की भीड़ भूखे कौवों की तरह उसको घेर कर खड़ी हो गई। स्त्री के विषादपूर्ण किंतु उद्दत चेहरे को देखकर कुछ व्यक्ति हंस रहे थे। एक कह रहा था, ये अवश्य ही युवान शिकाई की गुप्तचर है, हमें फंसाने आई थी। दूसरे ने उत्तर दिया, हाँ, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि कोई सड़कों पर पर्चे बांटे। तीसरा बोला, इसका दंड केवल मृत्यु दंड है, बंदूक से उड़ा दी जाएगी। स्त्री उपेक्षा से उनकी ओर देख रही थी। उसके लिए मानो वे थे ही नहीं। किंतु वह शव के पास पहुंची, तब मुंह से एक चीख निकल गई, लियांग, लियांग, हमारा प्रायश्चित पूरा हो गया। और वो सुन का अभिशाप। अब उसने यत्न से अपने को वश में किया और धीरे धीरे कदम रखती हुई आगे बढ़ गई। एक सैनिक ने पूछा, ये कौन था, तुम जानती हो? स्त्री ने विमनस्कता से उत्तर दिया, हाँ, वह मेरा भाई लियांग। फिर एकाएक चौंक कर, नहीं नहीं, वह कुछ नहीं, केवल अभिशापित। वह चली गई। लोग देखते रह गए। एक ने कहा, कोई पगली होगी। उसी वर्ष के दिसंबर मास में यूनान प्रांत में विद्रोह हुआ। जनवरी में 2 और प्रांत भी युवान के विरुद्ध खड़े हुए। अन्य प्रांत भी युवान से विमुख हो गए। मार्च में युवान की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि उसके मित्रों ने उसे राज्य छोड़कर भाग जाने का परामर्श दिया। अप्रैल में उसके मित्रों ने द्रोही कहकर उसका तिरस्कार किया। इसी मास केंटन में स्वतंत्र प्रजातंत्र स्थापित हुआ। जून के आरंभ में युवान की मृत्यु हो